हाँ जी, जल्दी से बेटा कैमरा ऑन करो प्लीज सब लोग, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, तो मैं आपको ये बताया था शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में ईसॉप भी कहते हैं, ESOP। फुल फॉर्म क्या होती है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। लिखना चाहो तो लिख लो कहीं पे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो इसमें क्या होता है, आप एम्प्लॉयज को ऑप्शन देते हो कि भाई आप चाहो तो हमारे शेयर्स खरीद सकते हो एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, यानी आप पहले ही उनके साथ एक प्राइस फिक्स कर लेते हो। ठीक है, वो इसलिए होता है ताकि आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट करो कि हाँ भाई तुम अगर यहाँ पे कंपनी के शेयर सस्ते में खरीदोगे, उसके बाद फिर तुम कंपनी के लिए काम करोगे, जितना अच्छा काम करोगे उतना कंपनी अच्छा करेगी और उसी हिसाब से शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो तुम्हारा ही फायदा। समझ आया? ठीक है। तो इसलिए इस केस में क्या होता है, सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता बट फिर भी एक और ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ। तो सपोज करो कि अगर कंपनी ने ऑप्शन दिया कि आप 4 साल के बाद, ये ऑप्शन ऐसे नहीं मिलता कि अभी खरीद सकते हो, नहीं, कुछ एक पीरियड के बाद होता है, 4 साल 5 साल के बाद, तो मान लो 5 साल हो गए। 5 साल के बाद आप कंपनी के शेयर 100 रुपए पे खरीद सकते हो, उस समय से जो मर्जी प्राइस चल रहा हो आप 100 रुपए पे खरीद सकते हो। तो अगर मान के चलो उस समय 1000 रुपए चल रहा है, तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे कि 100 रुपए में खरीदने को मिल गया। है कि नहीं है? क्लियर? और कंपनी को 900 रुपए का नुकसान होगा एक तरीके से कि भाई वो आपको सस्ते में ऑफर कर रही है। क्लियर हो गया? समझ आ रही है मेरी बात? तो इस तरीके से होता क्या है कि आपको कंपनी ऑफर करती है कि आप फ्यूचर में प्री डिटरमाइंड प्राइस पे खरीद सकते हैं। उल्टा भी हो सकता है, 100 रुपए का शेयर कंपनी ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, कल को कंपनी की 5 साल बाद तो चला हालत खराब हो गई और फिर अब 70 रुपए का शेयर रह गया, तो फिर आप खरीदोगे क्या 100 रुपए में? आंसर इज नो। इसीलिए इसको ऑप्शन कहते हैं कि आपके पास ऑप्शन है वेदर टू परचेज और नॉट। बट नॉर्मली होता क्या है, भाई आप अगर कंपनी में काम कर रहे हो और कंपनी बढ़िया कर रही है तो कंपनी का शेयर प्राइस हमेशा बढ़ेगा। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, और इसमें होता क्या है, दोनों के लिए फायदा क्या होता है? कंपनी के लिए फायदा ये होता है कि जब आपको ये ऑप्शन देती है कंपनी, तो आपके ऊपर एक कंडीशन डालती है कि आप 5 साल तक कंपनी में रहोगे, तभी तो आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर पाओगे, वरना कैसे करोगे? तो इससे होगा क्या, रिटेंशन बढ़ती है, लोग छोड़ छोड़ के नहीं जाते। ठीक है। उन्हें ये होता है कि यार कंपनी में इतना टाइम पूरा कर दे ताकि हमें शेयर्स सस्ते दाम पे मिल सके। क्लियर हो गया? समझ आए मेरी बात? दूसरा फायदा क्या होता है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। अब सपोज करो मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो अगर अच्छा काम करते हैं तो क्या मिलता है नॉर्मली? बोनस। सैलरी तो मिल ही रही है, उसके ऊपर से क्या मिलता है? बोनस। अब कई जगह आपने सुना भी होगा कि लोग क्रिप करते हैं, अरे यार इतने साल पूरे साल मेहनत करी और उसके बोनस के नाम पे कुछ नहीं मिला है। दूसरे लोगों को ज्यादा बोनस मिल गया, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। तो कई बार आप डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर सकते बोनस को, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो आप, मैं इस सब की बात कर रहा हूँ, अगर ये देखा जाए तो डायरेक्टली फायदा कर रहा है। जितना अच्छा आप कंपनी में करके दोगे उतना ऑटोमेटिकली कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे और उतना ही ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ेगा। तो इसीलिए डायरेक्ट आपका फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जैसे प्राइस बढ़ेगा तो आपको फायदा है कि भाई आप सस्ते में खरीद सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है। तो दो तरीके से, एक तरह से कंपनी का फायदा होता है कि कंपनी आपको मोटिवेट कर रही है कि जितना ज्यादा आप अच्छा करोगे उतना ज्यादा कंपनी का फायदा, और ऑटोमेटिकली फिर उसमें आपका भी फायदा। और दूसरा ये आप कंपनी आपको रिटेन कर लेती है ज्यादा लंबी पीरियड के लिए। क्लियर हुआ? समझ आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये भी, इसमें भी आपका जो आप क्या करते हो, क्योंकि आपको फ्यूचर में जितना सस्ते में देना पड़ेगा ना, तो वो जो डिफरेंस होता है प्राइस का, वो आप उसका एक रिजर्व बना के चलते हो कि कल को भाई मुझे ये सस्ते में देना है तो मैं कहाँ से दूंगा, तो मैं प्रॉफिट यूज करके दूंगा। वो जो आप रिजर्व बनाते हो वो कहाँ आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। समझ आई मेरी बात? और वो रिजर्व क्यों है? क्योंकि कोई अभी भरोसा नहीं है कि भाई सामने वाला बंदा जो भी इम्प्लॉय है वो 5 साल का कंडीशन है तो 5 साल तक रुकेगा नहीं रुकेगा, प्लस ऑप्शन भी एक्सरसाइज करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए अभी हम सिर्फ रिजर्व बना के। क्लियर हो गया? चल सकते हैं आगे? हाँ जी। ओके। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज और क्या आती है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो एक तो सारे रिजर्व आ गए और उसके अलावा क्या आएगा? सरप्लस भी आएगा। अब सरप्लस समझो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी ध्यान से समझो। सरप्लस क्या है? सरप्लस इज नथिंग बट योर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। आपको अगर याद हो, पार्टनरशिप में अलग से लिखा आता था प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस।
अगर डेबिट होता था तो एसेट साइड में ले जाते थे, याद आ रहा है पार्टनरशिप में, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता था एक्यूमुलेटेड लॉसेस को। और अगर क्रेडिट साइड पे होता था तो वो प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। यहाँ हम उसको क्या कहते हैं, सरप्लस। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट क्रेडिट बैलेंस नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं उसे सरप्लस, ठीक है। तो सरप्लस का मतलब ही क्या हो गया कि विच इज रिमेनिंग ओवर एंड अबव ऑल योर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो होगा क्या सरप्लस में, क्या होगा, एक तो आपका पुराना कोई प्रॉफिट है तो वो आ रहा होगा, यानी ओपनिंग बैलेंस। फिर आप क्या करोगे, ड्यूरिंग द ईयर का जो भी और प्रॉफिट बचा उसको ऐड कर दो। क्लियर हो गया मेरी बात, समझ आ गई? तो आपका टोटल सरप्लस आ जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपका लॉस हो तो क्या करोगे, लॉस के केस में क्या होगा, वहां तो डेबिट साइड उस पे आ जाता है, एसेट साइड पे आ जाता था, तो यहाँ भी ऐसा होगा क्या, आंसर इज नो। यहाँ एसेट साइड पे नहीं आएगा, यहाँ एक ही जगह रहने वाला है, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कहाँ आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो पहली और इकलौती चीज ऐसी है जो नेगेटिव में हम दिखा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर लॉस का सिचुएशन, ठीक है। तो अगर लॉस का केस होगा तो फिर आप यहाँ पे माइनस करके दिखाओ। क्लियर हो गया, समझ आ गई मेरी बात, ठीक। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस करोगे, अगर लॉस हुआ तो आप माइनस करके दिखाओ। चल सकता हूँ आगे? तो ये याद रखना है बेटा। तो आपका प्रॉफिट भी यही आ रहा है, लॉस भी यही आ रहा है। मैं फिर से इंपॉर्टेंट है ये चीज इसलिए फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार आ जाता है, पूछा जाएगा आपसे कि 2 लाख रुपए का लॉस हुआ, बताओ कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में। तो योर आंसर शुड बी, हेडिंग क्या होगी, हेडिंग होगी आपकी शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग होगी रिजर्व एंड सब। क्लियर हो क्या? चलो आगे। ओके, इसके बाद तीसरी क्या थी भाई परीक्षा, तीसरी हेडिंग क्या थी, सब हेडिंग, जल्दी से जल्दी से। Share warrants received against शेयर वारंट रिसीव्ड अगेंस्ट नहीं था, देख क्या लिखा है, एस, क्या होता था, एस आर। money received against share warrants. अब गलत शुरू करा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो किसी को समझ आया था वीडियो में देख के क्या होता है, जल्दी से बताओ, एनीबॉडी हु वांट्स टू टेल मी, रेज योर हैंड, जल्दी से। आराम आराम भाई लोग, हाँ भाई क्या होता है ये? आराम, सर यार। याद रखिए ना, ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ तो याद आ रहा थी। आरव, सर सोच रहे हैं याद नहीं आ रहा। किसी को याद नहीं है, बाकी लोग, हाँ शकुन, यार ये ऐसे कैसे है भाई, इसको सर कहाँ से याद है? सर सर ये शेयर वारंट्स जो होते हैं गारंटी कार्ड की तरह यूज किए जाते हैं। गारंटी नहीं, अब गिफ्ट कार्ड बोला था मैंने, गारंटी कार्ड नहीं बोला था। हाँ, एग्जाम, और यस सर। प्लीज एग्जाम में मत लिख के आना ये गिफ्ट कार्ड की तरह यूज किए जाते हैं, ये एग्जाम्पल समझाने के लिए है। तो गिफ्ट कार्ड वर्ड यूज मत करना प्लीज, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि जैसे गिफ्ट कार्ड होता है, याद आई अरब और अरब कहानी। तो जैसे आपका गिफ्ट कार्ड होता है कि आप अमेजोन का गिफ्ट कार्ड, फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड आपने खरीद के किसी को दे दिया, तो वो उस गिफ्ट कार्ड को रिडीम करके वहां से कुछ परचेज कर सकता है। सेम चीज अगर मैं किसी को शेयर्स खरीद के देना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, शेयर वारंट खरीद लेता हूँ। शेयर वारंट एक तरह से प्रीपेड शेयर्स का बंच हो गया, जैसे मैंने 10 शेयर का शेयर वारंट खरीद लिया, तो अब मैंने शेयर वारंट किसी को गिफ्ट कर दिया। नाउ द अदर पर्सन हैज द राइट कि वो कंपनी में जाएगा, वो शेयर वारंट सरेंडर करेगा और उसके बदले उसको शेयर्स मिल जाए, तो वो जिसके भी नाम पे शेयर लेना चाहे वो ले सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अब अगर आप ध्यान से देखो, नाम क्या लिखा है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, समझ आ गया? क्लियर हुआ? तो जो कंपनी के पास पैसे आए हुए शेयर वारंट के अगेंस्ट, अभी हम उसको शेयर कैपिटल में क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि अभी तक उसके अगेंस्ट शेयर्स इशू नहीं करे हैं। जब वो शेयर वारंट लेके आएगा तो हम उसके अगेंस्ट शेयर इशू करेंगे, तो फिर वो पैसा यहाँ से हट जाएगा और वो काम मूव कर जाएगा ऊपर शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ आ गया? आगे तो पहली ये तीन चीजें तो आपकी खत्म हो गई, देखो भाई ये खत्म, ऊपर वाला पार्ट शेयर होल्डर फंड का ए बी सी ये सब खत्म हो गया। अब आता है अगला, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये क्या होता है? देखो भाई, आपका प्रोसेस क्या है, पहले आपको एप्लीकेशन पे पैसा आएगा, फिर आप उसके बाद शेयर्स अलॉट करोगे, और जैसे ही अलॉट करोगे
याद करो, जैसे ही अलॉट करोगे सेकंड एंट्री करते थे ना, क्या करते थे, उसको ट्रांसफर करते थे शेयर कैपिटल। याद आ रहा है? आ रहा है यार? पहली एंट्री क्या होती थी वृंदा? Sir, bank account to share application and allotment. वेरी गुड। अगर हम बात कर रहे हैं लमसम की तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और अगर हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट की तो टू शेयर एप्लीकेशन। मान लो आपने अभी पहली एंट्री करी है और 31 मार्च आ गई, यानी अभी तक आप शेयर्स अलॉट नहीं कर पाए, यानी सेकेंड एंट्री अभी तक नहीं हुई है। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर? तो पैसा कहाँ पड़ा है? शेयर एप्लीकेशन में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन में ही पड़ा हुआ है, अभी तक आपने इसको ट्रांसफर नहीं किया, तो ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कि जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास है लेकिन अभी तक हमने उसको अलॉट नहीं किया। समझ में आई मेरी बात? यार ये तभी हो सकता है जब 31 मार्च आ गई और अभी तक आपने शेयर्स अलॉट नहीं करे। ठीक है? वंस यू अलॉट दी शेयर्स तो फिर अगेन ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा? फिर शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। चले आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगली अगर हेडिंग्स देखोगे तो क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है, मोटा मोटा चीजें आपको सिमिलर मिलने वाली है इसके अंदर। अगर अब मैं बात करूं, पहला क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, पहले यहां से मोटा मोटा समझते हैं इसके अंदर है क्या। देखो, चार ऊपर है, चार ही नीचे अगर आप देखो, और क्या क्या चीजें हैं। पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया जो आपने उधार पे पैसे लिए लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म। और उसके नीचे अगर करंट लायबिलिटी में देखोगे तो क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी जो ऐसी बोरोइंग जो उधार पे पैसे लिए शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म कितना होता है और लॉन्ग टर्म कितना होता है? तो नॉर्मली अगर आप 1 साल के अंदर अंदर पैसे वापस कर दोगे तो आपका शॉर्ट टर्म हो गया, और अगर आप उससे ज्यादा करोगे तो वो लॉन्ग टर्म हो। क्लियर? समझ आ गया मेरी बात? तो मोटा मोटा इस तरीके से डिफाइंड होता है। तो आप देखते हो कि भाई मैंने अगर 2 साल के लिए मैंने पैसे उधार पे लिए तो वो क्या है? लॉन्ग टर्म। अगर मैंने 3 महीने के लिए पैसे उधार पे लिए तो क्या है? शॉर्ट टर्म। उसी हिसाब से आपका बैलेंस शीट में क्लासीफाई हो जाता है। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये हमारे कोर्स में नहीं है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं समझा सकता, तो इसको टॉपिक को छोड़ के चलना है। बस हेडिंग याद रखो, अदरवाइज आप इसके अंदर क्या आता है हमें वो समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसके पास बाद में आएंगे, पहले आते हैं प्रोविजन। अगला क्या है उसके बाद? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आप नीचे पढ़ोगे तो करंट लायबिलिटी में क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो यानी कि प्रोविजन जितने भी है वो दो पार्ट में अगेन डिवाइड हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। अगेन जो जो, जो लॉन्ग टर्म नेचर के है वो आपके नॉन करंट लायबिलिटी में आ गए, जो आपके शॉर्ट टर्म नेचर के हैं वो करंट लायबिलिटी में। लॉन्ग टर्म कौन से हो गए? जो प्रोविजन लंबे समय तक चलने वाले, 1 साल से ज्यादा। और शॉर्ट टर्म कौन से हो गए? जो अगले एक साल के अंदर अंदर ही हम कन्वर्ट कर देंगे, जिनको हमें पे करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? क्लियर? एग्जाम्पल सभी समझेंगे, मैं मोटा मोटा एक बार आइडिया दे रहा हूँ। इसी तरीके से अब एक सी बीच में छोड़ दिया था हमने, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। वो क्या होता है? वो रेजिडुअल क्लॉज होता है। ठीक है, रेजिडुअल क्लॉज का मतलब क्या हुआ कि जो अगर ये तो पता है कि नॉन करंट लायबिलिटी है लेकिन कहीं और नहीं आ रहा, ए बी और डी में कवर नहीं हो रहा, यानी ना ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ना ही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ना ही लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो वो कहाँ आएगा? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सेम चीज अदर करंट लायबिलिटी में कब आएगा? जब ये तो पता है करंट लायबिलिटी है लेकिन बाकी सारी सब हेडिंग्स में नहीं आ रहा। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? चल सकते हैं आगे? ओके। तो अब बात करते हैं इसमें डिटेल में, एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में अगर आप देखोगे तो उसके अंदर क्या क्या है? सबसे पहले है डिबेंचर, देन उसके बाद बॉन्ड्स, देन टर्म लोन एंड देन पब्लिक डिपॉजिट। तो जब मैं याद कराता हूँ तो मैं हमेशा ऐसे याद कराता हूँ, कितनी चीजें आती है? याद होनी चाहिए 4 चीजें। ठीक है, इस तरह से याद होना चाहिए। डिवेंचर्स आपको पता ही ऑलरेडी क्या होता है, बॉन्ड भी डिवेंचर्स की तरह ही होते हैं, बस एक ही फर्क होता है। क्या फर्क होता है? बॉन्ड सिक्योर्ड होते हैं, यानी उनके अगेंस्ट एक सिक्योरिटी कोई ना कुछ साथ में होती है। तो बॉन्ड ज्यादा बेटर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू डिवेंचर। तो कल को अगर डिफॉल्ट हुआ तो पहले ही कंपनी ने सिक्योरिटी दे रखी है, तो जो भी चीज सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी दी हुई है तो वो बेच करके उनके बॉन्ड के पैसे वापस किए जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज सेम, बाकी और सारा कुछ सेम है बॉन्ड्स और डिबेंचर में। अगला क्या है? टर्म लोन। टर्म लोन का सिंपल है,
एक फिक्स टर्म के लिए लोन लिया। अब ये चीज ध्यान रखना, अगर सिर्फ टर्म लोन लिखा है तो ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए ये लंबे पीरियड के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली जब भी हम लंबे पीरियड के लिए लेते हैं तो उसका वर्ड क्या यूज करते हैं, टर्म लोन। जो एक फिक्स टर्म के लिए 5 साल, 10 साल, 25 साल के लिए लोन लिया है, ठीक है। अब वो दो दो जगह से लोन ले सकते हो, बैंक से या किसी और से। अगला क्या है, पब्लिक डिपॉजिट। अब मजेदार बात थी भाई, मैंने ये वीडियो में भी बताया होगा आपको, दो तरीके से आ सकता है, एक आ सकता है सिर्फ डिपॉजिट और एक आ सकता है पब्लिक डिपॉजिट। अगर पब्लिक डिपॉजिट है तो वो आपका आ रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, यानी वो लंबे समय के लिए। लेकिन अगर सिर्फ डिपॉजिट है तो कहाँ आता है वृंदा, अगर सिर्फ डिपॉजिट लिखा हुआ है, short term borrowings. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आता है, देखिए जरा, ये रहा। क्लियर हो गया। तो भाई ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, याद रखना है। अगर पब्लिक डिपॉजिट है तो लॉन्ग टर्म है, और अगर सिर्फ डिपॉजिट है तो शॉर्ट टर्म, ठीक है। क्लियर हो गया। चलें आगे। उसके अलावा क्या था, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्या क्या आ सकता है, देखो भाई, इसके अंदर सबसे पहली चीज तो ये समझ लेते हैं, यहाँ पे जो नीचे लिखी हुई है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। आपने एंट्री करी थी ना जब, डिबेंचर्स वाला तो आपने करा हुआ है, प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर का अभी नहीं करा, वो नहीं सीखी उसकी एंट्रीज, लेकिन डिबेंचर्स की तो करी हुई है। क्या एंट्री होती थी, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, याद आ रही है। और मैंने आपको बताया था वो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बैलेंस शीट में चलता जाता है, जब तक आप रिडीम नहीं कर देते। जब रिडीम करोगे तब रिवर्स होगा ना, तब क्या एंट्री होगी, डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। याद आ रहा है कहानी, ठीक है। तो तब जाके वो रिवर्स होगा, तब तक बैलेंस शीट में रहेगा। अब बैलेंस शीट में रहेगा तो दिखाएंगे कहाँ, तो यहाँ दिखाएंगे, कहाँ पे दिखा रहे हैं, अदर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। क्लियर हो गया, समझ आया, क्योंकि अभी लंबे समय की है, कई सालों तक इसको ऐसे ही हम चलाते रहेंगे। क्लियर हो गया। उसके अलावा एक और लिखा हुआ है ट्रेड पेबल, ठीक है। अभी ट्रेड पेबल क्या आ गया भाई, ट्रेड पेबल की तो हेडिंग ही अलग से है, ये कहाँ आती है, करंट लाइबिलिटी के अंदर, तो फिर ये यहाँ कैसे आ गया। तो नॉर्मली ट्रेड पेबल जितने भी होते हैं, यानी ट्रेड पेबल में आता है क्या, पहले तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या कहलाता है, ट्रेड पेबल। तो नॉर्मली तो ट्रेड पेबल आपके लेस देन 1 ईयर ही होते हैं। भाई किसी से भी उधार पे माल खरीदोगे तो कितने पीरियड का उधार दे देगा, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना। क्या कभी किसी को सुना है 2 साल का उधार देते हुए, सुना है क्या। तो नॉर्मली तो नहीं होता। हाँ, बहुत रेयर टू रेयरेस्ट केस में ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपका उधार लंबे समय का हो, ठीक है। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो फिर ये कहाँ आ जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अदरवाइज तो कहाँ आता है, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। चले आगे। तो आपका ये भी हो गया। अब बात करते हैं प्रोविजन की। ये लॉन्ग टर्म नेचर के प्रोविजन कौन से हो सकते हैं, 3 प्रोविजन हो सकते हैं, याद रखने हैं 3, कौन कौन से, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव एंड प्रोविजन फॉर वारंटी। अब ये होता क्या है, तो मैंने समझाया होगा वीडियो में भी आपको डिटेल में। ग्रेचुटी क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय आपके पास लंबे समय से काम कर रहा है, नॉर्मली 5 साल का होता है, 5 साल से अगर कोई एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहा है, देन ही इज एंटाइटल्ड फॉर ग्रेचुटी ओवर एंड अबव व्हाट ही वाज गेटिंग एज सैलरी। सैलरी से जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा हम उसको पैसा देना होगा एम्प्लॉयर को, जिसको बोलते हैं ग्रेचुटी। इसका टेक्निकली पर्पस क्या होता है कि भाई वो तुम्हारे साथ दुख सुख में तुम्हारा साथ दे रहा है। उसको बाहर से इतने अच्छे अच्छे ऑफर आ रहे हैं, छोड़ के गया नौकरी, नहीं छोड़ के गया ना, तुम्हारे साथ उसने काम किया, जो भी तुम्हारी परेशानी है वही पूरे 4-5 साल तक तुम्हें झेलता रहा, तो भाई फिर उसको कुछ तो एक्स्ट्रा दो, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, ग्रेचुटी। क्लियर हो गया। अगेन, प्रोविजन नेचर का क्यों है, प्रोविजन नेचर का क्यों है, उसका लॉजिक समझते हैं। एक बार 5 साल कंप्लीट कर लिए एम्प्लॉय ने, तो ये तो पक्का हो गया कि उसे ग्रेचुटी देनी है, पर कितनी देनी है वो कैलकुलेट होती है, जब वो नौकरी छोड़ के जाएगा उस समय कितने उसकी सैलरी है उसके हिसाब, ठीक है। तो जब सैलरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो ग्रेचुटी का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। तो ये हमें फाइनल नहीं है ना अमाउंट। तो आप याद करो, हमने सीखा था 3 तरह के थे, एक लाइबिलिटी, एक प्रोविजन और एक कंटीजेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो होता है जिसमें ये भी पक्का है कि फ्यूचर में हमारा एक्सपेंस आना है, और ये भी पक्का है कि कितना आना है, तो एज अ लाइबिलिटी बोलते हैं। अगर हमें ये पता है कि एक्सपेंस तो आना है लेकिन अमाउंट का भरोसा नहीं है कितना होगा, तो उसका प्रोविजन बनाते हैं।
और अगर ये भी भरोसा नहीं है कि लाइबिलिटी आएगी या नहीं आएगी तो उसे कंटीजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। याद आ गया? ठीक है, तो ये कहा जाएगा प्रोविजन। समझ आ गया? इसी तरीके से अगला क्या है, अर्न लीव, प्रोविजन फॉर अर्न लीव। जब भी आप कहीं काम करते हो तो वहां आपको कुछ फिक्स्ड लीव्स मिलती हैं। जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं जब डिलॉयट में था तो मुझे 22 लीव्स मिलती थी। यानी मैं 22 दिन छुट्टी ले सकता था। मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, किसी भी रीजन से मैं टोटल 22 दिन की छुट्टी ले सकता था पूरे साल। एंड दीज लीव्स आर अपार्ट फ्रॉम सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे से छुट्टी होती थी। उसके अलावा नेशनल हॉलीडेज भी होते थे, जैसे आपका 26 जनवरी, 15 अगस्त, उन सब के अलावा ये 22 दिन की छुट्टियां एक्स्ट्रा थी। बड़ा अच्छा सा लग रहा है सोचने में, क्या ये छुट्टियां 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 छुट्टियां, जॉब करते छुट्टियां छुट्टियां मिलेंगी, ऐश करेंगे। हाँ, छुट्टियां मिलती है ऑब्वियसली, लेकिन जब काम करते हो तो काम भी बहुत सारा करना पड़ता है। ठीक है, तो हर तरफ से बैलेंस हो। ठीक है, तो अब होता क्या है, मान लो 22 दिन की छुट्टियां मिली, मैंने पूरे साल में सिर्फ 15 दिन की ली, तो वो 7 दिन की छुट्टियां मेरी बच गई। तो अब कई कंपनीज अलाउ करती हैं कि ये जो 7 दिन की छुट्टी आपकी बच गई है, आप इनको एनकैश करा सकते हो। यानी आप इसके बदले में पैसे ले सकते हो। इसको बोलते हैं अर्न लीव या लीव एनकैशमेंट। ठीक है, अब वो लीव एनकैशमेंट होगा कब, जब आप नौकरी छोड़ के जाओगे। आपका वो पैसा जो है लीव का इकट्ठा, और लीव इकट्ठी होती जा रही होती जा रही होती जा रही है, लेकिन पैसे मिलेंगे कब, जब आप छोड़ के जाओगे। अब अगर मान लो जब तक आप छोड़ के जाओगे तब तक आपने वो लीव अवेल कर ली, इस साल नहीं करी थी, अगले साल कर ली, तो फिर तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए अभी एक आपका पक्का नहीं है कि कितना आपको पैसे दिए जाए, तो इसलिए ये प्रोविजन नेचर की होती है। क्लियर हो गया? तो इसका भी प्रोविजन होता है। और थर्ड क्या है, वारंटी। वारंटी तो आपको पता होगा, टीवी खरीदते हो तो जो कंपनी होती है वो उस प्रोडक्ट पे क्या देती है, वारंटी। क्या कहती है भाई, 5 साल, 5 साल 10 साल, अगर कुछ भी खराबी होगी तो हम फ्री में रिपेयर करा के देंगे। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे केस में जो भी खर्चा आएगा वो तो कंपनी की जेब से जाएगा भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना खर्चा नहीं आए। तो वो कंपनी की जेब से जाता है, तो कंपनी उसके लिए प्रोविजन बना के चलती है। तो टेक्निकली ये 3 चीजें इसमें ध्यान रखना है जो लॉन्ग टर्म नेचर के प्रोविजन होते हैं। ठीक है, अब जल्दी से आते हैं करंट लाइबिलिटी पे आ जाते हैं। करंट लाइबिलिटी में सबसे पहला क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। यानी ये ऐसी बोरोइंग्स है जो विद इन 1 ईयर आप रीपे करने वाले हो। कौन कौन सी है, लोन रीपेमेंट और रीपेबल ऑन डिमांड, ये तो पता ही चल रहा है नाम से। 1 साल में आपको रीपे करना है, कैसे? अबे जब वो मांगेगा, जिससे आपने लोन लिया, वो जब पैसे वापस मांगेगा तो इमीडिएटली पैसे देने हैं। तो ये तो शॉर्ट टर्म नेचर ही हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो ही नहीं सकता। इसी तरह अगला क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी याद रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा आएगा तो ये हमेशा शॉर्ट टर्म है। क्यों? क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। ठीक है, तो ये जो फैसिलिटी दी जाती है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है। आप कभी भी बैंक से ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लेते हो जितने आपके पास थे। अगर से आपने ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए तो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करने लग जाएगा, और वो हाई रेट पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होगा एज कम्पेयर टू कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं। तो फिर मैं ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं लूंगा ना। अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर तो मैं सीधे सीधे लोन सैंक्शन करवाऊंगा, ना कि मैं बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह लूंगा। ठीक है, तो इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए। कैश क्रेडिट इज ऑल्सो सिमिलर टू बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो इसीलिए वो भी शॉर्ट टर्म नेचर का हो गया। उसके अलावा अगर किसी और पार्टी से लोन लिया जो कि लेस देन 12 मंथ्स है, तो वो भी यहीं आ गया। और डिपॉजिट हमने अभी डिस्कस किया ही था, शॉर्ट टर्म नेचर का। ठीक है, ट्रेड पेबल में मैंने आपको बता दिया, सैलरी क्रेडिटर और बिल्स पेबल आता है। ठीक, कंटीजेंट लाइबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। और क्या होता है, अदर करंट लाइबिलिटी। उससे पहले एक प्रोविजंस और देखें। हाँ जी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। एक तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट है, उसके अलावा और कौन सा है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। अब होता क्या है, मान लो मार्च, 31 मार्च आ गई, 31 मार्च तक आपका कोई बिल नहीं आया, बिजली का बिल नहीं आया सपोज। वो तो एक पर्टिकुलर डेट पे आता है ना। तो मान लेते हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आएगा। तो क्या मैं उस महीने के, मार्च के महीने के खर्चे रिकॉर्ड नहीं करूँ? रिकॉर्ड तो करूंगा ना भाई। वो तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, जिस साल के खर्चे उसी साल में रिकॉर्ड होंगे। पर कितने करूँ मुझे तो पता नहीं, तो हम एस्टिमेट बेसिस पे करेंगे, तो ऑब्वियसली फिर उसका एक प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है, तो जो वो एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कब पे होने हैं, इमीडिएटली अगले महीने, जैसे ही अप्रैल में आ जाएगा। तो ये किस नेचर का है, शॉर्ट टर्म। ठीक है, इसी तरह आप टैक्सेस का प्रोविजन बनाते हो। जो भी आपने इस साल इनकम कमाई है उस पर अगले साल टैक्स देना है।
तो इसलिए जो भी प्रोविजन बना है वो कब पे हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा इमीडिएटली। तो ये भी शॉर्ट टर्म नेचर का है। और भी कोई ऐसा कोई भी इस तरह का छोटा मोटा कोई प्रोविजन अगर बन रहा है तो वो सारे के सारे कहाँ आते हैं, करंट सॉरी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्लियर हो गया? एक आखिरी चीज डिस्कस कर रहे हैं आज की, और फिर आज की क्लास खत्म करेंगे, विच इज अदर करंट लाइबिलिटी। आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें इसके अंदर, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हुई है। सबसे पहला इंटरेस्ट अक्रूड। अब इसमें दो तरह के लिखे हैं, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। ठीक है, अभी फिलहाल पहले इतना समझो, इंटरेस्ट अक्रूड क्या है? ये इंटरेस्ट किस चीज पे? बोरोइंग्स के ऊपर। तो आपने जो भी बोरोइंग्स करी थी, चाहे वो डिबेंचर था, चाहे वो आपका लोन था, कुछ भी बॉन्ड थे, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है। अगर आपने वो इंटरेस्ट नहीं दिया, उसे क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये वही है, बस इसका नाम इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो अगर आपने वो इंटरेस्ट नहीं दिया तो क्या आउटस्टैंडिंग, और आपने कब पे करना है? इमीडिएटली इमीडिएटली ड्यू है आपको, आज नहीं तो कल पे करना है। तो विद इन 1 ईयर आपका पे होना ही होना। ठीक है, क्लियर हो गया? तो वो कहाँ आ जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर। तो आप अगर देखो ध्यान से, मैंने साइड में लिखा भी, अदर करंट लाइबिलिटी में टिपिकली आता क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है सारे के सारे यही आते हैं। तो ये क्या था? एक तरह का एग्जांपल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था। ठीक है, उसी तरह और क्या आता है इसके अंदर? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जितनी भी इनकम एडवांस में रिसीव होती है वो भी मेरी अदर करंट लाइबिलिटी में आ जाती है। तो पहला वाला क्लियर हो गया, पहले दो क्लियर हो गए। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को। अगला देखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। तो अगर मुझे किसी चीज का इंटरेस्ट एडवांस में मिल गया है तो वो भी मेरी लाइबिलिटी है, और क्योंकि वो अगले ही पीरियड में सेट ऑफ हो रही होगी तो करंट नेचर की है। क्लियर है इसमें का? पक्का? ओके, आगे चलते हैं। अनपेड डिविडेंड, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना हमने अनपेड डिविडेंड, वृंदा? कहाँ पढ़ा Yes, था? sir. उसमें पढ़ा था। हमने डिस्कस किया था कंटीजेंट लायबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड आता है, और उसके बाद समझी थी पूरी कहानी के पहले प्रपोज होता है फिर उसका डिक्लेयर होता है। जब डिक्लेयर होता है तो वो अनपेड डिविडेंड के नाम से कहलाता है। ठीक है, तो वो कहाँ आएगा? यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड। अब ये ध्यान से देखना, तीन चीजें पढ़ चुके हो डिफरेंट डिफरेंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, और तीसरा ये आ गया एप्लीकेशन मनी रिसीव ड्यू फॉर रिफंड। तीनों अलग अलग चीजें हैं, बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो इसमें क्या है। आपने शेयर के लिए शेयर के लिए ऑफर किया पब्लिक को, पब्लिक ने आपको अप्लाई किया, तो आपने एंट्री क्या करी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अगर सिर्फ यही तक का स्टेज होता, अगर आपने अभी तक शेयर अलॉट नहीं करे हैं तो कहाँ आता? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। आपने कहा कि भाई ठीक है शेयर अलॉट करते हैं, और हमने शेयर अलॉट कर दिए। अब देखा अरे यार हमारे पास तो एक्सेस एप्लीकेशन आई हुई थी, यानी कौन सा हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। तो अब क्या करेंगे? भाई आपको या तो प्रो राटा पे अलॉट करना है या फिर रिजेक्शन करना है। अगर रिजेक्शन करेंगे तो क्या करेंगे? पैसे वापस करने हैं, है कि नहीं है? तो ऐसे केस में जब आप पैसे वापस करते हो, जब तक पैसे वापस नहीं करे, आपने ये तो डिटरमाइन कर लिया पैसे वापस करने, लेकिन अगर अभी तक पैसे वापस नहीं करे और आपका बैलेंस शीट की डेट आ गई, तो फिर उसको कहाँ दिखाओगे? यहाँ दिखाओगे। क्या नाम आ रहा है? देखो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ड्यू फॉर रिफंड। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? क्लियर? तो ये ड्यू हो गया रिफंड के लिए अभी, लेकिन आपने रिफंड अभी नहीं किया है। ठीक है, क्लियर? समझ आ गई बात? ये कब होगा? क्या क्या केस आएगा जहां आप रिजेक्ट कर रहे हो एप्लीकेशन को, तो आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन। ठीक है, ये क्या है? आपको अगर याद हो, ऊपर हमने डिपॉजिट्स देखे थे ना, एक सेकंड, ये रहा, ये देखे थे डिबेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, अब होगा क्या? इनका जब टाइम आ जाएगा कि भाई अब इनको रीपे करना है, देखो क्या लिखा है, अनपेड। अनपेड यानी अभी तक पे नहीं हुआ, अब इनका टाइम आ गया। मान लो 5 साल के था, डिबेंचर्स का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो मान लो डिबेंचर्स 5 साल के थे। ठीक है,
अब 5 साल के बाद आपको रीपे करना था, लेकिन किसी रीजन से आपने अभी तक पूरा रीपे नहीं किया, तो अब वो लॉन्ग टर्म में नहीं आएंगे, अब वो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अनपेड मैच्योर्ड, मैच्योर्ड का मतलब मैच्योरिटी डेट आ गई है, टाइम आ चुका है इनका रीपेमेंट का, लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया है। और अगर उस पर कोई इंटरेस्ट भी अक्रूड है यानी आउटस्टैंडिंग है जो अभी तक पे नहीं किया है, तो वो भी यही आएगा। समझ आया? क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है? कॉल इन एडवांस। याद आ रहा है कॉल इन एडवांस कहाँ पढ़ा था हमने वृंदा? बस 2 चीजें रह गई है, खत्म जल्दी से। जब हमारे पास एडवांस में मनी आ जाती है कॉल्स की। वेरी गुड, ये हमने पढ़ा था शेयर, इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में। 2 अलग अलग चीजें थी, कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस। तनीषा, कॉल इन एरियर कहाँ आता है? शेयर कैपिटल। हेडिंग, सब हेडिंग बताओ। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड शेयर कैपिटल में तो आता है। हेडिंग क्या है और सब हेडिंग क्या है, ऐसे बताओ। देखना नहीं है, देखो नहीं, नीचे नहीं देखो। नहीं देखा सर। हाँ बताओ। शेयर होल्डर्स फंड। ये क्या है, हेडिंग है या सब हेडिंग? हेडिंग। हाँ, तो ये एग्जाम में भी जब पूछा जाएगा तो प्लीज प्रॉपर तरीके से इतना, हेडिंग इज और सब हेडिंग इज। तो कॉल इन एरियर कहाँ आता है? वो तो आता है आपका शेयर कैपिटल में माइनस करके दिखाते हैं। कॉल इन एडवांस कहाँ आता है? वो यहाँ आता है। ठीक है, लाइबिलिटी से। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर हो गया? कहाँ पे आ रहा है देखो, करंट लाइबिलिटी में अदर करंट लाइबिलिटी। तो ये चीजें स्पेसिफिकली मैं आपको क्यों इस तरह से कोरिलेट करके दिखा रहा हूँ, फिर से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस को लेकर के। ठीक है, एक और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मेरे पास बहुत डाउट आता है, सर कॉल इन एरियर भी लाइबिलिटी में आ रहा है, कॉल इन एडवांस भी लाइबिलिटी में आ रहा है। कॉल इन एडवांस तो एसेट नहीं होना चाहिए, ओ सॉरी, कॉल इन एरियर हमारा एसेट नहीं होना चाहिए कि हमें तो पैसे अभी मिलने हैं? सोचो भाई, एक केस में पैसे अभी मिलने रह गए, एक केस में पैसे एडवांस में मिल गए, तो दोनों का नेचर अपोजिट है कि नहीं है? क्वेश्चन समझ आया? तो आइडियली एक एसेट में और एक लाइबिलिटी में आना चाहिए, लेकिन अगर आप देखो दोनों ही आपके लाइबिलिटी साइड में आ रहे हैं, तो आंसर इज कॉल इन एरियर इज योर एसेट, इट इज योर एसेट, बट यू आर जस्ट शोइंग इट इन बाय अ वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम लाइबिलिटी। ये दिखाने का तरीका है, आप याद करो 11th में भी कई चीजें ऐसी होती थी जो हम इस तरीके से दिखाते थे, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, माइनस करके दिखाते थे ना, इसी तरीके से कॉल इन एरियर आप माइनस करके दिखा रहे हो, तो एक्चुअली टेक्निकली तो वो एसेट है। क्लियर हो गया? ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज को लेकर के। बाकी और कोई अगर इस तरह के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे इसी के अंदर आ। क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से निकाह मारते देखते हैं जरा, अब आपको क्लियर हो गया ये सारा, जितनी भी आइटम थी? देखो लाइबिलिटी साइड शुड बी क्लियर टू यू नाउ। देखो, कोई डाउट है इसके अंदर तो मुझे बताओ। जिनके आगे क्रॉस लगा हुआ है ना, दीज आर नॉट इन योर सिलेबस, इनका डिटेल आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हाँ मैंने आपको फिर भी समझा दिया है, ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या है, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, डेफर टैक्स नहीं समझा है सिर्फ, और वो मैं समझा भी नहीं सकता कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उसके लिए पहले टैक्स की नॉलेज होनी जरूरी है, जो कि अभी आपके लेवल पे नहीं। जब आप सीए करोगे और अगर मैं सीए में पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल समझाऊंगा क्या होता है डेफर टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, पर अभी के लिए नहीं सर, फायदा नहीं है। ठीक है, चले भाई आगे। हाँ, और बताओ बेटा। सर प्रोविजन फॉर टर्म प्रोविजंस में आता है, पर आपने जी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में भी लिखा हुआ था। तेरी आवाज दोबारा बोल बेटा, कट के बीच में। सर मैं कह रहा था कि एम्प्लॉय प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में भी आपने लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में भी लिखा यार हुआ है। उसका रीजन है, मैं समझाता हूँ। देखो होता क्या है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है क्या, कि एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट दे रहे हैं उसके लिए कोई अगर आप प्रोविजन बना रहे हैं, तो देखा जाए तो ये सारे भी तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स ही हैं, ग्रेजुटी, अर्न लीव, है क्या नहीं है? और इसके अलावा और किस तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ।
मान लो हमने कहा है कि हम हर साल अपने एम्प्लॉय को कहीं घुमाने लेके जाएंगे, ट्रिप पे लेके जाएंगे, तो वो भी आपका एक एम्प्लॉय बेनिफिट है। उसके लिए आप क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा पैसा अपना इकट्ठा करते चले जाते हो, ठीक है। या आप कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करते हो, यानी कोई पार्टी वार्टी रखते हो ऑफिस में, तो वो सब क्या कहलाता है, एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है। तो इट कैन बी लॉन्ग टर्म ऑल्सो, इट कैन बी शॉर्ट टर्म ऑल्सो, ठीक है। वो किसी भी नेचर का हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो पैसे रख रहे हो वो किस पर्पस के लिए रख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि वो लॉन्ग टर्म में आएगा या शॉर्ट टर्म। तो पहले तो हम इसको शॉर्ट टर्म में ही लेके चलते थे, लेकिन अगर आप बुक में अब देखोगे तो एग्जाम्पल्स में उन्होंने इसको लॉन्ग टर्म में भी दिखा रखा था, कंसीडरिंग ये जो ग्रेचुटी, लीव एनकेशमेंट, ये सारी चीजें भी एम्प्लॉय बेनिफिट के अंडर ही आ जाती है, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आ रही है इसलिए हम ये लॉन्ग टर्म में भी दिखा सकते हैं। आई बात समझ में? तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट कैन कम अंडर आइदर ऑफ द लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो अगर सर क्वेश्चन, पर अगर क्वेश्चन में वही बता रहा हूँ, अगर सर क्वेश्चन सिर्फ ये बोलता है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, तो ऐसे केस में आप लॉन्ग टर्म में दिखा दो, चलेगा। तो आप चाहे साथ में लिख देना एक नोट कि इट इज अज्यूम दैट यू नो दीज बेनिफिट्स आर फॉर लॉन्ग लॉन्ग फॉर मोर देन 1 ईयर, विल बी फॉर मोर देन 1 ईयर। क्लियर हो गया? और कोई डाउट? यस सर, नो सर। चल सकते हैं आगे। चलो, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं गाइस। जिन लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज देख लेना, और प्लीज आपको कोई बहुत ज्यादा काम नहीं दे रहा हूँ। आपके बुक के पीछे आई थिंक मैंने उसमें बोला भी होगा कि एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपको ये क्वेश्चंस बोले थे मैंने वीडियो में। क्या बात करते हैं, ऐसे कैसे? अरे मेरे पास बुक आ गई अब तो, ओए ओए, मैंने मंगा ली इंडिया से बुक। फाइनली मेरे पास बुक आ गया। रुको भाई, कहाँ है जरा देखें। बड़ा अच्छा सा फील आ रहा है बुक खोल के इतने टाइम बाद है। परीक्षा को मैं परेशान कर रहा था कि भाई ये कर दे, कर दे, भेज दे, भेज दे। एक सेकंड रुक बेटा। हेलो, ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, बस बताओ। हाँ जी गाइस, तो अब कम से कम मैं परीक्षा को परेशान नहीं करता है कि भाई परीक्षा बार बार भेज दे है। ओके, तो गाइस अगर आप देखोगे पेज नंबर 1.58, आई थिंक यही है। हाँ, पेज नंबर 1.58 निकालो जल्दी से। निकाल लिया? तो यहाँ जो एक्सरसाइज है उसमें 8th नंबर क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन नंबर 8 से। आप अगर देखोगे तो आइटम दे रखे हैं, पूछा गया है कि इसकी हेडिंग और सब हेडिंग क्या है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, एंड आपको ये करने से पहले वापस से एक बार बैलेंस शीट पूरी खुद दोबारा बनानी, ताकि आप देख सको कि मुझे याद हो रही है कि हेडिंग सब हेडिंग्स याद है कि। क्लियर हो गया? समझ में आई मेरी बात? ठीक है। उसके अलावा तो ये क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपको करने हैं। इसमें है कुछ नहीं, बस हेडिंग सब हेडिंग ही लिखनी है आपने, और कुछ भी नहीं करना है। 22 तक करने हैं बेटा, क्वेश्चन 1 से 22 तक सिर्फ हेडिंग सब हेडिंग लिखनी है और कुछ भी नहीं। इसमें बीच में कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ने पड़ेंगे जो भी आपने मेरे साथ नहीं करा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये भी आपने नहीं करा है, तो ये अभी आप छोड़ के चलना। आई थिंक यही छोड़ना, और तो कुछ